स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जेड सीरीज को अब सॉल्व करने वाले हैं जो बैच 2023 रेगुलर को आया था मैथमेटिक्स में 10th क्लास का। ओके, हम सेक्शन ए देख लेते हैं। द नंबर वन इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें बोलना है कि नंबर वन क्या है इन चारों में से। प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट भी नहीं है, इवन नंबर भी नहीं है, सो नन ऑफ दीज है। अगर आपको फिर भी कोई पूछे देन व्हाट वन इज, इट्स कॉल्ड एज द यूनिट नंबर। इसको हम यूनिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वन हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 8x। इसके जीरोस हमें फाइंड आउट कर लेने हैं। देखो यहाँ हम दो तरीकों से जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम 4x स्क्वायर प्लस 8x में से 4 कॉमन निकालेंगे, 4x कॉमन निकालेंगे और मेरे पास बचा x प्लस 2। ठीक है, देन 4x is then either or 4x is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Then x is equal to 0 by 4, that is 0, and x is equal to minus 2. So A part is the true answer. Option A is the correct. आप डायरेक्टली बी ऑप्शंस डाल सकते थे यहाँ। अगर आप ए ऑप्शंस डाल दोगे यहाँ, जब आप x 0 डालोगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो इसका मतलब 0 सेटिस्फाई हुआ। फिर इसके बाद 2 डाल दो, दिस इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 2, दैट्स 2 2 जार 4, 4 जार 16, माइनस 8 2 जार 16, दैट्स इक्वल टू 0। सो दिस आवर ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 10th टर्म ढूंढनी है एपी में। सो A10 आपको ढूंढ लेना है। A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D। दिस इज इक्वल टू A प्लस 9। A हमारे पास यहाँ 1 है, प्लस 9 इंटू D के बदले 3 है। 9 3 जार 27 प्लस 1, दैट्स इक्वल 28। सो 28 इज आवर आंसर। हम देख लेते हैं 28 कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें। दैट विल बी आवर ट्रू, दैट विल बी आवर आंसर। सो यहाँ देख लो 28 इज द बी पार्ट। सो बी पार्ट इज आवर आंसर। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड 0, 0 इज। इसका ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये ऐसे है, हमारे पास एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स, वाई। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। ओरिजिन से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। ओरिजिन यहाँ 0, 0 है। आपके पास एक डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आप इसमें y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अगर आप इसमें लगा लोगे, x2 इसको रखो x1 y1, इसको रखो x1 y1 और इसको रखते हैं हम x2 y2। x2 माइनस x1 दैट मीन्स दैट्स x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली आप डायरेक्टली ये एक हमारे पास एक फार्मूला भी है कि अगर आपको ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक कोई डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है तो वो डायरेक्टली है इसके बराबर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट होल स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के का कौन सा वैल्यू था सच दैट 4x प्लस 6y 11 एंड दिस वन आर इनकॉन्सिस्टेंट। आपको पता है व्हाट व्हेन लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट। देखो, ये चीजें आप समझ ले लो। लाइन्स जब हमारे पास होती हैं तो लाइन्स इन अ प्लेन, इन अ 2D प्लेन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ इसमें। लाइन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लाइन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। या तो हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट होंगी, या तो इनकॉन्सिस्टेंट होंगी, या कॉन्सिस्टेंट लाइन्स होंगी, या कॉन्सिस्टेंट लाइन्स होंगी। आप समझ लेना हमारे पास दो चीजें हैं, या तो कॉन्सिस्टेंट होंगे या इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। इनकॉन्सिस्टेंट क्या होती हैं और कॉन्सिस्टेंट क्या होती हैं। कॉन्सिस्टेंट लाइन्स वो होती हैं जब आपके पास एट लीस्ट एक सोल्यूशन होगा। एट लीस्ट वन सोल्यूशन अगर आपके पास है उनको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट लाइन्स। ठीक है, तो एट लीस्ट वन सोल्यूशन में फिर आपके पास दो चीजें और आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज। एक तो आपके पास आ जाती है the lines which are intersecting at one point and the lines which are overlapping।
विच आर ओवरलैपिंग, दे आर कॉल्ड एज द consistent. और इनकॉन्सिस्टेंट में लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि जो इनकॉन्सिस्टेंट लाइन्स होती हैं वो पैरेलल होती है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जो रेशियो ऑफ दीज कोफिशिएंट्स होता है इनकॉन्सिस्टेंट में a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, ठीक है। और कॉन्सिस्टेंट में ओके ओवरलैपिंग में ये होता है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, ठीक है। और कॉन्सिस्टेंट इसमें होता है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, ठीक है। अब हमें पूछ रहा था क्वेश्चन 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7 आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होगा? देखो इनकॉन्सिस्टेंट यहाँ है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तो आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई k। 2 1s are 2 2s are 4, that is 2k is equal to 6, so that k is equal to 6 divided by 2, that is 3, so B part is our answer, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसके बाद हम इसी सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर एल आपको ढूंढना है। व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, देख लेना, ये आपके पास एक सेक्टर होता है, ये आपके पास एक सेक्टर होता है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। यहां पर एक एंगल बन जाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द थीटा। अगर आपको इसका एरिया ढूंढना होगा, एरिया, तो एरिया के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इसकी लेंथ ढूंढनी है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ द आर्क आपको ढूंढनी है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसके लिए कौन सी फार्मूला आपके पास होती है? दैट इज एरिया के लिए तो ये फार्मूला है, और लेंथ के लिए फार्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सो ये हमारा ऑप्शन आया, ठीक है। ये फार्मूला जो यहाँ लिखी है, दिस फार्मूला इज फॉर द एरिया, दिस इज फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क, दिस वन इज फॉर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और एरिया थीटा, इसके बाद देखते हैं थीटा डिवाइड बाय 360, ये कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल द नंबर ऑफ द पॉइंट इनसाइड द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन इज, देख लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन डाला है इस सीरीज का, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। एक सर्कल है आपके पास, और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो अंदर वाले पॉइंट से आप कितने टेंजेंट्स डाल सकते हो? देखो, अगर आप यहां से टेंजेंट्स डालने की कोशिश कर लोगे तो यहां से कोई टेंजेंट बनेगा ही नहीं जो सर्कल को, जो इस पॉइंट से लेकर सर्कल को कितनी जगह टच करेगा, एक जगह टच करेगा, क्योंकि यहां से जो भी आप टेंजेंट डालोगे वो एटलीस्ट 2 जगह टच कर लेगा, ठीक है, एटलीस्ट क्या, 2 ही जगह टच कर लेगा। सो द पॉइंट इनसाइड द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन इज 0, सो बी इज योर आंसर। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। A card is drawn from a deck of 52 cards, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड? एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। 52 कार्ड्स हैं, यू नो कि 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 अलग अलग पोर्शंस होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स होते हैं, और हर किसी में एक एस होता है। तो हमारे पास टोटल एस कितने आए? 4 एस। वेरी गुड, 4 एस आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 डिवाइडेड बाय 52, दैट्स इक्वल टू 4 1s are 4 13s are, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय 13 इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, इसी सीरीज में जो आया था क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, कॉट कब डिफाइंड नहीं है, ये आपको बोला गया है, ठीक है।
देख लो, अगर आपको याद होगा डायरेक्टली कि कॉट कब डिफाइनेट नहीं है तो लिख लो, अगर नहीं याद है तो आपने ये पढ़ा होगा कि आपने ये चीज पढ़ी होगी, ये जो एक्स एक्सीज है मेरे पास एक्स एक्सीज, और ये वाली है मेरे पास वाई एक्सीज। एक्स एक्सीज पे दो चीजें जीरो के बराबर होती हैं, एक तो इस पे कोई भी वैल्यू आप ढूंढ लो साइन थीटा का, दैट्स इक्वल टू जीरो, और टेन थीटा का कोई भी वैल्यू अगर आप ढूंढ लोगे दैट्स इक्वल टू जीरो, और कॉस यहाँ वन होता है, कॉस थीटा यहाँ वन होता है, और यहाँ कॉस थीटा होता है माइनस वन के बराबर। इसका मतलब अगर यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इस एक्सीज पे टेन जीरो के बराबर है, तो cot थीटा जो होगा, cot थीटा दैट विल बी नॉट डिफाइनेड। सो cot थीटा इज नॉट डिफाइनेड एट x इज इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अगर ये वाला पोर्शन आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मेरी एक लेक्चर सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्या बताया एक्स एक्सीज की बात। मैं आपको एक तरीके से भी इसको समझाऊंगा। आपने ट्रायंगल्स पढ़े होंगे कि हमारे पास हाइपोथेटिकल दो ट्रायंगल्स होती हैं, एक ट्रायंगल 0 डिग्री की होती है और एक 90 की होती है। 90 की बात छोड़ो, हम जीरो की बात कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल 0 डिग्री ट्रायंगल जो है, इसका मतलब ये ट्रायंगल हाइपोथेटिकल है तो बनेगी नहीं। अब हम जबरदस्ती उसको बना रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जीरो होगा, ये 1 यूनिट का होगा और ये भी 1 यूनिट का होगा, क्योंकि जब यहाँ एंगल 0 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। अब देख लो, कॉट ए कब डिफाइन नहीं है, 90 0 45, जीरो में देख लो कॉट किसके बराबर है, cot 0 is equal to that's equal to base divided by perpendicular, and the base is equal to 1 divided by perpendicular 0, that's equal to non definite। ठीक है, so option B is our answer। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, दैट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, that's 4 4s are 16 minus 5 4s are 20, that's equal to minus 4। okay, that's minus 4। आप में से कोई ये भी समझ सकता है व्हाट्स डिस्क्रिमिनेंट, मैं आपको बताता चलूं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, या हम ऐसे बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज अ रियल नंबर। ये एक ऐसा रियल नंबर है जो हमें नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करा सकता है, नेचर ऑफ रूट्स। अगर एग्जाम में कभी आपको आएगा डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अब जो सीरीज आती रहती हैं उसमें बहुत सारे डेफिनिशंस भी आते हैं, अगर एग्जामिनर ने आपको ये डिफाइन करने के लिए कहा कि डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट, तो आप उसको ये लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स, जिसकी वजह से हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाता है। फिर वो भी लिख सकते हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल वो सब। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, इसमें हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। if p and q are prime numbers, अगर p and q आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं, then LCM of p and q is equal to, तो आपको बोलना है कि LCM क्या होगा उसके लिए। देखो, अगर आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पर लिख सकते थे p and q, अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, दो प्राइम नंबर ले लेने थे, 2 और 3 प्राइम नंबर ले लेने थे। ठीक है, तो अब देख लो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वो इनका प्रोडक्ट होगा, दैट्स 2 3 6। ठीक है, तो व्हाट इज 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। कोई और प्राइम नंबर ले लेते, लेट सपोज 2 और 5 ले लेते, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, दैट्स 2 5 10। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ जाता तो आपने एक चीज पढ़ी है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, पढ़ा है आपने, पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है
दैट्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ प्राइम इसका 1 के बराबर होता है, दो प्राइम नंबर जब होंगे उनका एचसीएफ 1 के बराबर होता है। तो ये वाला तो एचसीएफ 1 था इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, दैट्स पी इनटू क्यू। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द सीरीज 2 4 8 16 इज एन एपी। आपको ये ट्रू या फॉल्स बोलना था कि ये एपी है या नहीं। डी 4 - 2 दैट इज 2, 8 - 4 दैट इज 4। तो यहाँ 2 निकला, यहाँ 4 निकला, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। सो फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ आपको एपी की नेक्स्ट टर्म बतानी थी। देखो इसको ऐड कर लेना था सिंपली डी, 13 डिवाइडेड बाई 3 को ऐड कर लेना था डी। और डी क्या है आपके पास, 5 - 1 दैट इज 4/3, 4/3। तो मेरे पास आ जाता 17 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट टर्म में 17 डिवाइडेड बाई 3, इसने बोला है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ट्रू इज आवर ऑप्शन। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। आपको बोलना है क्या साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है जब थीटा इंक्रीज हो जाएगा, क्या ये ट्रू और फॉल्स है। ये ट्रू है, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड एक स्टेटमेंट लिखी है ऑब्जेक्टिव ए, साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मैं आपको दिखाता चलूं कि हमारे पास साइन ये ऐसे हैं कि अगर आपको साइन 0 ढूंढना है तो 0 है, साइन 30 अगर आपको याद होगा दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर आपको साइन 45 याद होगा दैट्स इक्वल टू 1/√2, और अगर आपको साइन 60 याद होगा, वैसे होगा ही, दैट्स इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2, और अगर आपको साइन 90 याद होगा दैट्स इक्वल टू 1। देखो यहाँ एंगल बढ़ रहा है, हम 0 से बढ़ा रहे हैं, 30 45 60 90, और वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो क्या ये पूछ रहा था कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, हाँ वो वैल्यू थीटा का साइन थीटा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। सो ट्रू इज आवर ऑप्शन। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं दे आर सिमिलर। स्क्वायर छोटा ले लो या इससे बड़ा ले लो, सब एक जैसे होते हैं, सिमिलर, दे आर हैविंग द corresponding angles are equal and the sides are proportional. A line intersecting the circle at two different points is called secant. ये आपने पढ़ा होगा, fill in the blanks था। What is the formula for finding the area of the triangle whose vertices are? तो आपको बोलना है कि what is the area of the triangle whose vertices are given। ठीक है, अब देख लो, ये जो वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको बताना है कि इन 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगी। फार्मूला ऐसी है, 1/2 हाफ, पहले x1 लिखो उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, प्लस x2 लिखो उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, प्लस x3 लिखो उसके बाद भी ब्रैकेट लगाओ। मैंने आपको बोला है x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट, और ब्रैकेट्स में y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y लिखो। ठीक है, याद के लिए, याद रखने के लिए। यहाँ 1 है, फिर इसके बाद क्या आएगा 2, फिर 3 आएगा। यहाँ 2 है, ये 3, ये 1, यहाँ 3 है, ये 1, ये 2। ठीक है, दिस द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको सही लगे वैसे याद रख लो। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, which lie on a straight line, which lie on a straight line, जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर लेंगे उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अगर आपको इससे अच्छी वाली डेफिनेशन चाहिए इसमें कोलिनियर पॉइंट्स में, तो आप ये लिख सकते थे अपने एग्जाम में कि कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर अगर three pointers A, B, C are said to be collinear if the distance between AB, if the sum of the distance between AB and BC is equal to the AC, then the 3 points are said to be collinear। ये ज्यादा प्रॉपर थी। अब जो भी आपने लिखी होगी दोनों ठीक है, फुल मार्क्स दोनों के आ जाएंगे। स्टेट एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। व्हाट्स एंगल क्राइटेरिया? आपको पता होगा कि इफ
two angles of one triangle are equal to the two angles of the another triangle, then by angle criteria we can say the two triangles are similar. Okay, आपको यही लिखना था कि if in two triangles अगर आपके पास दो triangles हैं, the angles if in two triangles two corresponding angles और इक्वल, हमारे पास दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन बाय एंगल क्राइटेरिया दे आर सेड टू बी सिमिलर. डिफाइन लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है? आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर एप्लीकेशन टू द ट्राइगोनोमेट्री, उसमें आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट. ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि जब ऑब्जर्वर नीचे होगा, यहाँ ऑब्जर्वर वो किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो ये जो लाइन इसके आई से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो बन जाती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो फिर अपने हिसाब से आप डेफिनेशन इसको बना लेते हैं, जैसे भी आपको लिखना आता कि हम ऑब्जर्वर से जो लाइन, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट. ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं. हमारे पास 19 क्वेश्चन है. What is the sum of the probabilities of all the elements of an experiment? एक एक्सपेरिमेंट में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जब हम कर लेते हैं दैट्स इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटीज का सम, जैसे आप हेड और टेल देख लो, हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और जब आप इसका सम करोगे दैट्स इक्वल टू 1. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में, दैट्स क्वेश्चन नंबर 20. Okay, question number 20 है, what is the formula for volume of the sphere? So volume of the sphere is equal to, sphere का volume है that's 4 divided by 3 pi r cube. ये volume of the sphere है. आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बाद यहाँ आता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस में कर्व्ड होता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. आप मुझे वो कमेंट्स में डाल सकते हो, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. अगर आपको इसका बी पार्ट बी सॉल्व करके दे देना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट एक लेक्चर में इसका बी पार्ट भी आपको सॉल्व करके दे देता हूँ. Until then, goodbye, take care, keep watching my YouTube channel. Bye.